गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम BSc पार्ट थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री जो बुक है उसकी यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्वतंत्रता की कोटि व घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा की थी और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम स्वतंत्रता की कोटि जो पहला टॉपिक है आज का, उसकी चर्चा करेंगे। किसी कण की, जैसे माना ये कण ए है, उसकी त्रिविम में संपूर्ण स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम चरांक होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। जैसे ये ए है तो एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट इसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। तो ए कण की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। माना कि जैसे कोई अणु है, उसमें n एटम है, n परमाणु है, तो n परमाणुओं के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3n। और 3n टोटल कितना होता है? 3n जो कुल जो स्वतंत्रता की कोटि है उसमें स्थानांतरण गति की स्वतंत्रता की कोटि, घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटि प्लस कंपन गति की स्वतंत्रता की कोटि, ये सारी मिलकर 3n के बराबर होगी। अब हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे रेखीय अणु की स्वतंत्रता की कोटि, जैसे हमने लिया ए बी, कोई रेखीय अणु है, तो जो इसकी स्थानांतरण गति की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3 होगी। देखो इसमें इसको स्थानांतरण ट्रांसलेशन इसको आगे यहाँ बढ़ा सकते हैं तो इन एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, या वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, या अपनी तरफ जो जेड डायरेक्शन है उसमें इधर भी ले सकते हैं। तो गति का मतलब ये है कि चेंज होना चाहिए उसकी पोजीशन में, तो हम उसको गति की उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर कितनी होगी स्थानांतरण गति की स्वतंत्रता की कोटि? 3। अब जो रेखीय अणु होता है उसमें 2 घूर्णन गति की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। वो कैसे? देखो, एक तो जैसे इस वाई अक्ष के थ्रू इसको घुमाए तो ये इस तरीके से घूमेगा, या हम क्या है इस जेड अक्ष के थ्रू इसको यहां से घुमा दे तो ये ऐसे घूमेगा। तो ऐसी वाली स्थिति में एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन यदि एक्स अक्ष के थ्रू घुमाएं इसको तो ये एटम अपनी ही जगह पर घूम रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो घूर्णन की गति 2 इसमें वाई और जेड एक्सिस के थ्रू हम ले रहे हैं, तो कितनी हो गई रेखीय अणु के लिए? 2 घूर्णन की गति। तो टोटल कितना हो गया? 3n। और इसमें कंपन की स्वतंत्रता कोटि कितनी होगी? 3n-5। 3 तो स्थानांतरण प्लस 2 रोटेशनल। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रेखीय अणु होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो n कितना हो गया? 3 × 3 - 5 = 4। 4 इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी है? वाइब्रेशनल। ऐसे ही वाटर है, सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? तो 3 दूनी 6 - 5, तो कितनी आएगी? 1। और ऐसे ही जैसे एसिटिलीन है, तो इसमें कितने हो गए? 4 एटम्स हैं, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 × 4 - 5 = 7। अब बात करते हैं अरेखीय अणु, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में। जैसे नॉन लीनियर मैंने उदाहरण लिया है, जैसे वाटर है, तो वाटर वी शेप होता है। तो अब जैसे इसमें स्थानांतरण की तो आप पहले भी देख चुके हैं, एक्स अक्ष के थ्रू इधर आगे बढ़ा देंगे मॉलिक्यूल को, या वाई एक्सिस की तरफ ऊपर कर देंगे, या अब जो हम देख रहे हैं इसकी तरफ जेड एक्सिस के थ्रू करेंगे। तो 3 तो इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई।
और रोटेशनल कितनी हो गई, देखो उस वाले में क्या था, यहाँ पर इस एक्स अक्ष के थ्रू रोटेट कर रहे थे तो इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं कर रहे थे। और जो जिस वाटर का मैंने उदाहरण लिया है नॉन लीनियर में, तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के थ्रू क्या होगा, ये अप और डाउन, इधर वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ होंगे नीचे, और यहाँ से करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे घूम जाएगा जेड एक्सिस के थ्रू, और वाई के थ्रू एच और एच एक दूसरे पोजीशन चेंज होंगी, तो 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3n-3 प्लस 3 बराबर 3n-6। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ज्ञात कर लेंगे। तो अभी जैसे हमारे सामने उदाहरण है मीथेन है, मीथेन क्या है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। तो मीथेन में कितने एटम है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो n बराबर 5 हो गया। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 × 5 - 6 बराबर कितना आ गया, 9। ऐसे ही जैसे हमारे सामने उदाहरण है बेंजीन का, तो बेंजीन में कितने हैं, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए इसमें, 12। तो डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 × 12 - 6 = 30। तो इसकी सहायता से हम जैसे नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं 3n-6 की हेल्प से। इसी प्रकार से जैसे जो संक्रमण अवस्था होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, इसमें क्या होता है कि जो टोटल में से क्या होता है कि जो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसलेशनल में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3n-7। तो ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा आज का, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए आप कि किसी मॉलिक्यूल पर यदि माइक्रोवेव रेडिएशन रीजन की लाइट डाली जाए तो उस मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, रोटेशंस होते हैं, और उस रोटेशंस की वजह से जो लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ कौन से रीजन की, माइक्रोवेव रेडिएशन रीजन की लाइट का एब्जॉर्प्शन, जैसे लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻6 से 10⁻9 एंगस्ट्रॉम, या एनर्जी की बात करूं 10⁻3 से 10 जूल पर मोल, या वेव नंबर कितना 10⁻2 से 1। तो ये अगर इस रीजन की लाइट डालते हैं तो इसमें क्या होता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, मॉलिक्यूल में रोटेशंस होता है, और रोटेशंस में क्या होता है, इसकी वजह से हमें क्या प्राप्त होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। और जिस टेक्निक की हेल्प से हम ये स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब देखो इसके लिए कंडीशन है कि कौन सा मॉलिक्यूल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम देगा या नहीं देगा, तो उसकी सहायता से हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो माइक्रोवेव रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी और अणु की जो घूर्णन गति की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, न्यू रेडिएशन की और न्यू रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, विल बी इक्वल होनी चाहिए, या कहें कि इनकी एनर्जी सेम होती है। और एनर्जी रेडिएशन की और रोटेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, और अगर आप इतनी एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, रोटेशनल ट्रांजिशन होंगे, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनके मध्य क्या होगा, ट्रांजिशंस होगा, उसकी वजह से क्या प्राप्त होता है, हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अणु है उसमें क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। अब पहले आप ये देख लें कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। जैसे ये चार्ज स्पीशीज है, जो पोलर मॉलिक्यूल है ए बी, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिवली चार्ज। तो क्या होगा, इसके मध्य की दूरी और जो एक पोल पे कितना चार्ज है उनका जो गुणनफल होता है म्यू इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डी, ये क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। तो जो जैसे उदाहरण लिए मैंने आपके सामने, HCl है, H2O है, अमोनिया है, ये सारे क्या है, इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होते हैं, माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं, अर्थात जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम देंगे। उनकी स्टडी हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से कर सकते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स जैसे ये लीनियर है, H2Cl2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे इनका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। तो ये चार्ज स्पीशीज नहीं है, पोलर स्पीशीज नहीं है, तो ये क्या होते हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव है, अर्थात ये माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। अब बात करें जैसे रिजिड रोटेटर की तरह कोई मॉलिक्यूल, डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है, तो उसकी हम स्टडी करते हैं, उसका घूर्णन स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो
ये हमारे सामने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो ए एटम है और इधर बी। तो ए एटम है उसका मास कितना है m1 और बी का मास कितना है m2 और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस एक्सिस पे इसका पूरे दोनों का मास क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र से ए की दूरी क्या है r1 और बी की दूरी क्या है r2 और ये जो इसकी साम्य दूरी क्या है, ये जो इनकी दोनों के मध्य की दूरी क्या है, r है। अब क्या करें कि जैसे इस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई एक्स डालें और उसके थ्रू हम इसको रोटेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो उस स्थिति में जो दोनों ओर का जो आघूर्ण है वो किसके बराबर है, m1 बराबर m1 r1 बराबर m2 r2। तो ये इसका आघूर्ण होगा। अब जो अणु क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, रोटेशन में है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई बराबर हमने पढ़ा होगा, पूर्व में पढ़ा है, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। तो एम आई क्या है कि जितने एटम हैं उनके जो क्या होगा इसमें जो मास है और जो आर है डिस्टेंस और इनका सबका योग हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास क्या है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो डायटोमिक में क्या है ए है, तो ए का क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस बी का क्या हो गया m2 r2 स्क्वायर और दोनों का योग क्या हो गया टोटल अणु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब देखिए जो r है वो r1 प्लस r2 इन दोनों का योग है, तो r1 बराबर क्या होगा r माइनस r2 और r2 बराबर क्या होगा r माइनस r1। तो यहाँ पर पहले r1 का मान रख देंगे और फिर r2 का मान रख देंगे, तो दो समीकरण प्राप्त हो जाएगी जिसमें हमारे पास से इनके r1 और r2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे ये आ गया हमारे पास r1 m2r अपॉन m1 प्लस m2 और इसी प्रकार r2 का मान क्या आया बराबर m1r अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो समीकरण जो 3 था जिसमें r1 r2 का मान रख देंगे, तो i बराबर m1 ये मान यहाँ रख देंगे m2 r अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 r m1 प्लस m2 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि इसको जब सोल्व करते हैं सारा तो हमारे पास i बराबर ये आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर, ये हमारे पास निकल कर आता है। और ये किसके बराबर है, ये सारा म्यू रिड्यूस्ड मास सामान्य द्रव्यमान, तो I बराबर ये आ गया हमारे पास म्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि एक घूर्णन करते हुए अणु के लिए कोणीय संवेग क्या है, L बराबर आई ओमेगा। आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और ओमेगा क्या है कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अणुओं का जो कोणीय संवेग होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटीकृत होता है और जो इसका इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो जैसे ये क्या है, इसका जो घूर्णन करते हुए अणु का जो एंगुलर मोमेंटम बराबर आई मल्टीप्लाई डब्ल्यू ओमेगा। तो एल जो क्वांटाइज्ड है तो एल का वैल्यू क्या है रूट जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई और वेयर जे बराबर क्या है 0 1 2 3 और ये क्या है रोटेशनल क्वांटम नंबर घूर्णन क्वांटम संख्या। अब जो घूर्णन करता हुआ जो अणु है उसकी ऊर्जा क्या होगी, ई रोटेशनल बराबर क्या होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब क्या है कि इस समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ई रोटेशनल बराबर क्या होगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जब यहाँ आई स्क्वायर करेंगे तो नीचे आई से डिवाइड कर देंगे, तो ये आई से आई कटेगा तो वही 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या है एल बराबर क्या था एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ गया ई रोटेशनल बराबर एल स्क्वायर अपॉन 2 आई। ये हमारे पास रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब समीकरण में क्या करें एल की वैल्यू कौन सी ये वाली रूट जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो इसको क्या कर देते हैं यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ई रोटेशनल बराबर क्या आ गया हमारे पास 1/2 रूट जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। इसको स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट तो हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया टोटल ई रोटेशनल बराबर जे प्लस 1 मल्टीप्लाई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। जो ये मान है इसका वो किस में है जूल में, किस में है जूल में। और यदि हमें इसको सेमी इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको जो ये वाला फॉर्मूला है इसको HC से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर HC करेंगे तो एच स्क्वायर में से एक तो H चला जाएगा
तो ये हमारे पास आ गया H/8π²IC। तो ये क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, और इसको हम लिखते हैं B। तो EJ इक्वल टू BJ+1। ये हमारे पास आ गया जो एनर्जी की वैल्यू, किसमें, सेमी इनवर्स में। तो B इक्वल टू क्या हो गया, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, C वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अब देखो यहाँ पर जैसे इसमें J का वैल्यू 0 करें, जो रोटेशनल जो क्वांटम नंबर है, तो 0 लेवल पे क्या होगा, EJ बराबर 0, और J बराबर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ रखेंगे तो 2B, और J बराबर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6B हो जाएगा, और 4 करेंगे तो 4 10B हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो घूर्णन ऊर्जा स्तर हमारे पास निकल कर आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे रोटेशनल ये स्पेक्ट्रम है इसका, तो इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है। तो सिलेक्शन रूल की मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि सिलेक्शन का मतलब कि वे नियम जिसकी जो क्या करते हैं कि जैसे माने यहाँ पर रोटेशनल जो एनर्जी लेवल है उनमें जो ट्रांजिशन होगा, तो ट्रांजिशन के लिए एक फिक्स अमाउंट चाहिए एनर्जी की, वो निश्चित होती है। तो डेल्टा जे, जैसे जे एनर्जी हायर एनर्जी लेवल है रोटेशनल और ये लोअर है, तो डेल्टा जे बराबर +-1। तो जो हम बात कर रहे हैं, जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, किस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो डेल्टा जे बराबर +1। तो जे से अब क्या करें, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, जे से J+1 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो इसमें हम इसको निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू। तो डेल्टा E बार J से J+1। अब देखिए आप यहाँ पर J+1 और ये सारा यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर क्या था, J से J+1 में है ना, तो यहाँ तो J रख देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, J+1 यहाँ कर देंगे। तो इस प्रकार से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा डेल्टा E बार J से J+1 बराबर 2B J+1 सेमी इनवर्स, ये हमारे पास निकल कर आता है। तो अब देखिए आप यहाँ पर अगर J1 डैश बराबर 0 है और J1 है, तो 0 से 1 में जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए न्यू बार बराबर क्या आएगा, 2B, और 1 से 2 में होगा तो 4B, और 2 से 3 में तो 6B सेमी इनवर्स आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक स्पेक्ट्रम आएगा निकल कर। तो आप यहाँ देखिए, तो 0 है, 2B है, 6B, 12B, 20B, 30B। तो 0 से 1 में ट्रांजिशन में क्या होगा, 2B अंतर है, और फिर 4B है, 6B है, 8B है, 10B है, 12B। आप गौर से देखिए यहाँ पर जैसे ये इसमें अंतर बात कर रहे हैं हम, ये 2B है, और जैसे 6 - 2 तो कितना आ गया, 4B, और 12 - 6 6B हो गया, 20 - 12 कितना हो गया, 8 हो गया, और 30 - 20 10 हो गया, 12। इस प्रकार से अब आप यहाँ देखिए, जो ये जो रोटेशन लाइन है इनके मध्य क्या है, 2B का डिफरेंस है, क्या है, 2B का डिफरेंस है इसमें। तो इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हमें, 2B ये अंतर आ गया इसमें। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको Jmax बोलेंगे, जिसपे मैक्सिमम इंटेंस लाइन प्राप्त होती है उसको बोलते हैं Jmax। वह रोटेशनल क्वांटम नंबर जिस पर जो लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, Jmax बोलते हैं। तो आज हमने जो रिजिड रोटेटर है उसमें जो रिजिड रोटेटर टाइप के जो डायोटोमिक मॉलिक्यूल्स है उनके रोटेशनल स्पेक्ट्रम की चर्चा की, उसके सिलेक्शन रूल की चर्चा की है, और क्या इसमें स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बारे में हमने चर्चा की है, कैसे रेखीय अणु का निकालते हैं, कैसे नॉन लीनियर का निकालते हैं, और कैसे ट्रांजिशन स्टेट का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। और मैं समझता हूँ आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू।